Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today, we'll also be taking calls from you, our listeners, and any queries that you may have on business, economic, and stock market matters. But do remember that we don't address stock or company-specific queries. The numbers to call us on are 2331-4444, 2371-7106 or 2371-7117. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम हाजिर हैं अर्थनीति, कारोबार और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर। आज शनिवार है और आज के दिन हमारे कार्यक्रम में आप भी हुआ करते हैं शामिल। हमसे पूछ सकते हैं अर्थनीति, शेयर बाजार या कारोबार से जुड़ा कोई भी सवाल। बस ये ख्याल रखिएगा कि हम किसी कंपनी या शेयर के बारे में आपको जानकारी नहीं दे पाएंगे। हमसे सवाल पूछने के लिए डायल कीजिए 2331-4444, 2371-7106 या फिर 2371-7117। हमारे साथ खबरों पर चर्चा और आपके सवालों का जवाब देने के लिए आज ऑनलाइन आमंत्रित हैं देश के आर्थिक मामलों के जाने माने विशेषज्ञ शरद कोहली। शरद जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। वेलकम टू यू शरद। नमस्कार मनोज, नमस्कार राजेश और सभी श्रोताओं को, मार्केट मंत्रा के डेडिकेटेड श्रोताओं को मेरा हार्दिक अभिनंदन। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं राजेश लेख। Employee Provident Fund Organization clears a cut on the interest rates on PF deposits to 8.1% for this fiscal. Country's merchandise exports hit $380 billion in March, says Commerce Minister Piyush Goyal. And falling for the first time since the beginning of a conflict in Ukraine, Brent crude oil futures dropped 4.8% during the week. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने चालू वित्त वर्ष के लिए पीएफ जमा पर ब्याज दर घटाकर 8.1% करने की मंजूरी दी। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस वर्ष मार्च में देश का वाणिज्यिक निर्यात बढ़कर $380 अरब से ऊपर पहुंचा और यूक्रेन संकट शुरू होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में पहली बार इस कारोबारी सप्ताह हुई गिरावट। ब्रेंट क्रूड तेल के दाम 4.8% नीचे लुढ़ गए। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर घटाकर 8.1% करने की मंजूरी दी है। पहले यह दर 8.5% थी। ईपीएफओ बोर्ड की गुवाहाटी में 2 दिनों तक चली बैठक के बाद आज यह फैसला किया गया। ईपीएफओ ट्रस्टी के केंद्रीय बोर्ड में सरकार, कर्मचारी और श्रमिकों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं। इसका फैसला ईपीएफओ पर बाध्यकारी होता है। हालांकि ईपीएफओ द्वारा फैसले को अधिसूचित किए जाने के बाद वित्त मंत्रालय की ओर से ब्याज दर के मसले पर मंजूरी की भी आवश्यकता होती है। We have a first caller online with us from Kolkata, Musiful. We welcome you, Musizul. हम सही प्रोनाउंस कर रहे हैं आपके नाम को? हेलो। हाँ जी, आपका नाम, आप सवाल पूछें। मैं वेस्ट बंगाल हावड़ा से बोल रहा हूँ। जी जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछें। मेरा नाम है शेख मफीजुल हक। जी, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। हाँ, मैं पूछता हूँ आपसे। सर नमस्ते। सर नमस्ते मफीजा जी। हाँ नमस्ते सर। मैं पूछा कि मेरा माता जी को और हमारा प्रधानमंत्री धन जन योजना का 0 बैलेंस अकाउंट है जी। तो उसमें एलआईसी का भी इंश्योरेंस कवर करता है जी। तो हम जो एलआईसी का जो अभी शेयर आया है उस हम शेयर खरीद कर सकते हैं कि? देखिए मफीजा जी, तो अभी एलआईसी का इशू आया नहीं है। पहले तो आप ये नोट करिए, अभी मार्च में उसको आना था, पर मार्केट में जो वॉलेटिलिटी रही है उसके कारण से शायद उसमें थोड़ा विलंब हो सकता है वो अगले महीने जाए। तो ये पूरी तरह से क्लियर होके आएगा
कि उसमें जो जनधन अकाउंट्स में जो इंश्योरेंस कवर्ड है, मेरा ख्याल है उसमें वो लोग कवर नहीं होंगे, क्योंकि उन्हीं लोगों के लिए जिनके पास पॉलिसी, जिन्होंने पैसा दे के खरीदी हुई है, जो प्रीमियम देते हैं। पर फिर भी हम इंतजार करते हैं मफीजो जी इसकी गाइडलाइंस आने का। जब इशू आएगा तब ये गाइडलाइंस पूरी तरीके से निकल के आएंगी कि जो लोग जनधन अकाउंट के माध्यम से जिनका इंश्योरेंस है वो इसमें कवर होंगे। पर मेरा ऐसा अपना मानना है एक अर्थशास्त्री होने के नाते कि जनधन वाला इंश्योरेंस इसमें नहीं कवर होगा। जिन लोगों ने पॉलिसी सब्सक्राइब करके पैसा दे के पॉलिसी ली हुई है वही लोग इसमें कवर हो। जी श्रोताओं, हम आपसे आग्रह करना चाहेंगे एक बार फिर से कि जब आप हमसे सवाल पूछा कीजिए और हमारे साथ लाइन पे जुड़ जाइएगा तो थोड़ी सी प्रतीक्षा भी कर लीजिए, थोड़ा सा धैर्य रखा कीजिए ताकि हम आपके सवाल को सम्मिलित कर सकें। बहरहाल इस बीच हमारे साथ एक नए श्रोता जुड़े हैं साहिबाबाद से, विनोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। सवाल पूछें। हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते। कोहली साहब को नमस्कार, बहुत दिनों बाद आप प्रोग्राम पे आए हैं। मैं तो विनोद जी हर हफ्ते आता हूँ शनिवार को, तो आप बहुत दिनों बाद आए हैं लग रहा है। हाँ सर, मेरा सवाल ये है कि अभी आने वाले 1-2 महीनों में क्या जो फिक्स्ड डिपॉजिट्स है बैंक में और जो ये गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स हैं उनमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने की कुछ संभावना है क्या? देखिए विनोद, अप्रैल के माह में, अप्रैल के महीने में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग है, ठीक है, आरबीआई की जो इंटरेस्ट रेट्स पर निर्णय लेती है। तो अगर कुछ इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए गए, जिसकी थोड़ी बहुत उम्मीद की जा रही है, इन्फ्लेशन की दर आएगी, उसके बिना पर यह डिपेंड करेगा कि इन्फ्लेशन के रेट्स बढ़ाए जाएंगे कि नहीं बढ़ाए जाएंगे। अगर इन्फ्लेशन की वजह से रेट बढ़ाए जाएंगे कि नहीं बढ़ाए जाएंगे, तो इन्फ्लेशन के बढ़ने की उम्मीद है। और अगर पेट्रोल डीजल की प्राइसेस लोगों को पास ऑन करी गई कुछ, तो इन्फ्लेशन थोड़ा बहुत बढ़ेगा। तो उसके आधार पर यह निर्णय किया जाएगा कि बैंक के फिक्स डिपॉजिट्स पर रेट, बॉन्ड पे रेट बढ़ाए जाएं कि नहीं बढ़ाए जाएं। तो अभी इसका कुछ कहना बहुत प्री मैच्योर होगा विनोद जी, क्योंकि एक सरकारी पॉलिसी का मामला है। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करें। अगले महीने पॉलिसी आएगी और उसमें यह निर्णय लिया जाएगा। बहुत सारे लोग, बल्कि आपको तो एफडी का इंतजार है, बहुत सारे लोग लोन पे जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उसका भी इंतजार कर रहे हैं, कहीं वो भी तो नहीं बढ़ जाएंगे वगैरह वगैरह। तो मैं आपको सलाह दूंगा विनोद जी, थोड़ा वेट करें, ये पोजीशन स्पष्ट हो जाएगी कुछ हफ्तों में। From Faridabad, we are joined in by Rahul. We welcome you, Rahul. नमस्कार सर, मेरा एक क्वेश्चन है जी। मैं 3-4 साल से मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड या शेयर के थ्रू। तो जब मार्केट सेंसेक्स 57,000 पे था तो मेरा 10 लाख हो गया था टोटल मिला के, और उस टाइम मुझे एक प्रॉपर्टी लेनी थी, मैंने सारा विड्रॉ कर लिया। बट क्या हुआ कि वो डील कैंसिल हो गई। तो मुझे किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए पैसा मार्केट में वापस? थैंक यू सर। अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं और आप लॉन्ग टर्म पैसा रखते हैं, तो मैं अभी भी आपको म्यूचुअल फंड्स की वापस जाने की सलाह दूंगा। हालांकि आपको फंड्स कौन से सिलेक्ट करने हैं ये आपको ध्यानपूर्वक देखना होगा, किस पॉइंट पे एंट्री करनी है ये भी थोड़ा सा विश्लेषण करना होगा, और आपको हाइब्रिड फंड लेना है या आप प्योर इक्विटी में जाना चाहते हैं, ये आपने जो पहले लिए हुए थे, जो आपके सलाहकार हैं, जो आपको म्यूचुअल फंड्स पे सलाह देते हैं, उनसे जो आपकी रिस्क एपेटाइट है उसके बिहाफ पे आपको ये सलाह दी जाती है। पर मैं आपको सलाह दूंगा कि लंबी अवधि के लिए आप रहें। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं राहुल, तो आप थोड़ा इंतजार भी कर सकते हैं अगर आप शॉर्ट टर्म पर। उससे भी अच्छी सलाह ये रहेगी राहुल कि आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में जो म्यूचुअल फंड्स का होता है उसमें आप पार्टिसिपेट करिए। वो थोड़ा थोड़ा करके आपसे हर महीने लेंगे, और अगर यहां से अगर मार्केट गिरती है अंतर्राष्ट्रीय जियोपॉलिटिकल कारणों से, या अमेरिका में फेड रेट्स बढ़ जाने के कारण से, या इन्फ्लेशन के कारण से, तो आप उससे न्यूट्रल रहेंगे, वो आपका एक एवरेज परचेज हो जाएगा। तो आप एसआईपी में भाग लीजिए, और अगर लंबी अवधि के ले रहे हैं तो कोई अच्छी वैल्यूएशन वाला म्यूचुअल फंड आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कौन सा म्यूचुअल फंड, तो संडे को एक डेडिकेटेड प्रोग्राम होता है जो खाली फंड्स के ऊपर होता है। आप वहां कॉल करिए, आपको एक्सपर्ट्स आएंगे, वो आपको छांट के भी बता देंगे राहुल कि कौन सा फंड आपको इस समय लेना चाहिए। पर लंबी अवधि के लिए मैं जरूर इंसिस्ट करूंगा। जी। फरीदाबाद से हम चलेंगे खजुराहो। हमारे साथ फोन लाइन पर जुटे हैं जितेंद्र जी, स्वागत आपका। नमस्ते सर, और कोहली सर को भी नमस्ते। नमस्ते जी। सर, जो अभी यूक्रेन और रूस के बीच विवाद छिड़ा हुआ है, तो रूस की जो धमकी आई है कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसको गिराने की धमकी आई है, तो स्पेस सेक्टर कितना इससे प्रभावित होगा, इकोनॉमिक जस्टिस? देखिए जितेंद्र जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसमें
अंतरिक्ष का बहुत बड़ा योगदान रहता है, स्पेस का बहुत बड़ा रोल रहता है, क्योंकि बहुत सारी टेलीकम्युनिकेशन और भी बहुत सारी हमारी जिंदगी की जो डिजिटल उपलब्धियां हैं, और आपको शायद पता नहीं ज्ञात है कि नहीं कि अमेरिका के एक एंटरप्रेन्योर हैं, उन्होंने तो स्पेस लिंक करके एक स्पेस से इंटरनेट फैसिलिटी भी दे देते हैं जहां पर डिसरप्ट हो जाता है। तो पर खैर उसको छोड़ते हैं, तो बहुत सारी जिंदगी की चीजें, मौसम विभाग है, टेलीकम्युनिकेशन है, बहुत सारी चीजें स्पेस से जुड़ी हुई हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं, अगर स्पेस में डिस्ट्रप्शन होती है कोई, अगर उन्होंने ऐसा कहा है और जो उनके ऊपर सैंक्शंस लगे हैं शायद उस कारण से उन्होंने कहा हो, कोई स्पेस पे अटैक तो नहीं होने जा रहा है, पर अगर ऐसा होता है तो जी हाँ, थोड़ा बहुत इकोनॉमी पे जरूर फर्क पड़ेगा। जिस जिस क्षेत्र में हम उस सैटेलाइट पर निर्भर हैं, जो रशिया का स्पेस स्टेशन है, वैसे हमारे अपने बहुत सारे सैटेलाइट अब अंतरिक्ष में घूम रहे हैं और हम करीब करीब आत्मनिर्भर हैं। अगर हम स्पेस की दृष्टि से देखें, हमारे ऊपर इतना फर्क नहीं पड़ेगा, पर हाँ, जो देश उस रशियन स्पेस स्टेशन पर निर्भर हैं, वहां पर जरूर इसका फर्क देखने को मिलेगा, उसमें डिसरप्शन आपको देखने को मिलेगी। जी। Satish now joins us from Delhi. Satish, we welcome you to Market Mantra. लोहे के रेट के बारे में जानना, पिछले साल 4,000 रुपए था और आज 88,000 रुपए है। बताएंगे इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है? और दूसरा, भारत की जो इकोनॉमी है वो इतनी ज्यादा नाजुक क्यों है कि जरा सी भी हवा के झोंके से लड़खड़ाने लगती है? जैसे पेट्रोल, अगर आप दूसरे देशों को देखेंगे ना, इंडोनेशिया, वहाँ पे अभी भी $1 का है, और दूसरा भी इंडेक्स देखेंगे दूसरी कंट्री का, वहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन भारत में इतनी तेजी से महंगाई हो रही है। बताएंगे क्यों हो रही है? जी। रेट पूछा इन्होंने मनोज, रेट शुरू में सुन नहीं पाया ना। वो जो स्टील है उसके, यानी लोहे के दामों में जो बढ़ोतरी हुई है उस पर। जी हाँ, बिल्कुल। जो लोहे का, स्टील का जो रेट है, हमने देखा कि पैंडेमिक के दौरान सतीश जी सभी मेटल्स में बहुत तेजी आई, क्योंकि जो सप्लाई रिलेटेड डिसरप्शंस हुए पूरी दुनिया भर में, ये पैंडेमिक तो ऐसा था जिसने दुनिया के किसी हिस्से को शायद ही छोड़ा हो, और उसके कारण से पूरी दुनिया की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज थी उसमें आपको डिसरप्शंस देखने को मिले, सप्लाई रिलेटेड ऑब्स्ट्रक्शंस देखने को मिले, जिसके कारण से मेटल की प्राइसेस सब ऊपर गई। किसी देश ने बनाना बंद कर दिया, कहीं एक्सपोर्ट बंद हो गया, कहीं इंपोर्ट लॉजिस्टिक्स में दिक्कत आई, तो इस वजह से हमें स्टील की कीमतें बढ़ती। उसके बाद जब लॉकडाउन खुला तो जो डिमांड एकदम से आई, पेंटअप डिमांड जिसको हम कहते हैं, कुछ उसके कारण से भी आपको बढ़ते हुए दिखे हैं मेटल के रेट्स। और अब जो ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन डेवलप हुई है, ये जो रशिया और यूक्रेन के बीच में, इसकी वजह से देखिए, कहीं भी अंतर्राष्ट्रीय तौर पे जब सप्लाई और लॉजिस्टिक डिसरप्शंस होती हैं तो आपको जो बेसिक कमोडिटीज होती हैं, जो कि बहुत जगह प्रयोग होती हैं, उसमें आपको उसके कारण आपको उसके रेट ऊपर नीचे जाते दिखते हैं। दूसरा, आपने पूछा भारतीय इकोनॉमी इतनी नाजुक। भारतीय इकोनॉमी सतीश जी नाजुक नहीं है। भारतीय इकोनॉमी, आपने इंडोनेशिया की बात करी, इंडोनेशियन इकोनॉमी से बहुत बड़ी इकोनॉमी है, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, 135-40 करोड़ की यहाँ की जनसंख्या है, और हर इकोनॉमी का अपना स्ट्रक्चर अलग किस्म का होता है। हमारा 85% जो ऑयल पर आयात के जरिए आता है, हम जो पेट्रोल डीजल इस्तेमाल करते हैं, समझिए आपने अगर 10 लीटर पेट्रोल भरवाया तो समझ लीजिए 8.5 लीटर कहीं विदेशी जगह से वो आया है, वो भारत का बना, भारत में निकाला हुआ नहीं है वो तेल। तो इस वजह से, क्योंकि इतनी ज्यादा हमारी निर्भरता है, इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने पैंडेमिक के दौरान आत्मनिर्भर भारत का सपना देखा। उन्होंने एक नारा लगाया आत्मनिर्भर भारत का, कि हम जितनी जल्दी दुनिया पर से अपनी निर्भरता समाप्त करें। और ये तेल एक ऐसा सेक्टर है, हालांकि विकल्प ढूंढे जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, ऑल्टरनेट एनर्जी है, एनवायरमेंट फ्रेंडली विंड एनर्जी की बात करें, हम सोलर पावर की बात करें, इन विकल्पों पे बहुत तेजी से काम चल रहा है। पर जो हमारी तेल की रिक्वायरमेंट है वो इतनी बड़ी है और इतनी ज्यादा है और इतनी गहराई तक जा चुकी है अर्थव्यवस्था में कि इतनी जल्दी ये विकल्प भी निकाले नहीं जा सकते, तो उसमें समय लगेगा 5-10 साल का। तो मुझे लगता है सतीश जी कि हर अर्थव्यवस्था को अपने आप में देखना चाहिए। हम जब दो अर्थव्यवस्थाओं को कंपेयर करते हैं तो वहां पर पैरामीटर्स अलग अलग हो जाते हैं, जिनको हम पैमाने कहते हैं। उसकी पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन अलग तरह की होती है, किस सेक्टर्स का ज्यादा विकास है वो अलग होता है, कुल मिला के मौसम अलग होता है, बहुत कुछ फर्क पड़ता है। और भारतीय अर्थव्यवस्था तो आने वाले समय में आप निश्चिंत रहें, आपको भारतीय अर्थव्यवस्था अडिग दिखेगी आने वाले 5 से 10 सालों में। जी, हमारे साथ कई श्रोता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अभी हम आप सबसे आग्रह करते हैं कि फोन लाइन पर बने रहिए। हम लेंगे एक छोटा सा विराम के बाद सीधे आपसे बातचीत करेंगे। बने रहिए मार्केट मंत्र के साथ। उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से। लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान। अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग। डायल कीजिए 870-001-4242। नंबर एक बार फिर नोट करें, 870-001-4242। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम मार्केट मंत्र में। हमारे साथ काफी देर से फोन लाइन पर धैर्य के साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से भारत भूषण। भारत जी, स्वागत आपका, सवाल पूछे। भारत भूषण जी, आप जुड़ चुके हैं हमसे, अपना सवाल पूछिए। जी सर, मार्केट मंत्रा टीम को नमस्कार। जी नमस्कार। सर को भी नमस्कार है। सर ये मैं अपने लिए प्रश्न नहीं पूछ रहा हूँ, थोड़ा सा गौर से सुनिएगा सर। जो हमारे देश में असंगठित क्षेत्र के जो कर्मचारी हैं, जो फैक्ट्री में काम करते हैं सर, मजदूर भाई जी, तो सर मैं ये चाहता हूँ कि जिस फैक्ट्री में वो काम कर रहे हैं तो उनको जिस दिन सैलरी मिलती है, तनख्वाह मिलती है सर, तो उस दिन जो पीएफ में पैसा उनका कटता है और कंपनी की ओर से कितना पीएफ में डाला जा रहा है और आपका पैसा कितना काटा जा रहा है, ये स्पष्ट रूप पे एक पासबुक टाइप की एंट्री बना के मजदूर को हर तनख्वाह के दिन में उनको दी जाए कि भैया आपकी सैलरी 10,000 है, आपका 1,000 हमने कंपनी की ओर से कटे हैं पैसे और 1,000 आपका पैसा काट के 2,000 हमने पीएफ के लिए आपको सुरक्षित कर दिया ताकि आपकी भविष्य सुरक्षित रहे। क्योंकि वो मजदूर भाई को इतना नियम कानून और इतना पीएफ क्या होता है, सरकारी योजना क्या होती है, उसमें जागरूकता उनको होती नहीं, तो नियोक्ता का ही कर्तव्य बनता है। भारत भूषण जी, अपना सवाल पूछें। सर वही सवाल नहीं, आप सवाल नहीं, आप पूरी बताया जाए कर्मचारियों को कि सर भाई ऐसा है, आपका ये पैसा कट रहा है, पीएफ फंड में जमा होगा, आपके लिए भविष्य में काम आएंगे। और एक श्रम मंत्रालय का अधिकारी औचक निरीक्षण करे किसी भी कर्मचारी की। भारत भूषण जी और तमाम उन श्रोताओं को हम सलाह देना चाहेंगे, आग्रह करना चाहेंगे कि आपकी जो सुझाव हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं, उसके लिए संविधान प्रदत्त अधिकार है कि आप एक स्वतंत्र संगठन बना लें और अपने फोरम पर अपनी इच्छाओं को लागू करने के लिए अपने तंत्र से उसका प्रयास करें। हमारा समय मूल्यवान होता है जिसमें कि अर्थनीति, कारोबार या शेयर बाजार से संबंधित कोई भी सवाल आप पूछें, अपना सवाल रखें, ना कि सुझाव और इच्छाएं। Joining us from Mumbai is Harish. We welcome you, Harish. हेलो शरद साहब, नमस्कार। नमस्कार हरीश। हाँ सर, 2020 में मेरा एफडी किया हुआ है लॉकडाउन से पहले। हाँ हेलो। हाँ जी, एफडी किया हुआ है। हाँ जी, 60,000 का। बोलो, सवाल क्या है? हाँ, तो किसी कारण मैं जा नहीं पाया बैंक में, तो क्या वो बैंक में रिन्यू कर देते हैं? अगर उसको ऑटो रिन्यूअल पे लगाया होगा, एफडी जब आप करवाते हैं तो एक फॉर्म भरवाया जाता है आपसे, उसमें एक कॉलम होता है, उसको टिक करना होता है, जिसको कहते हैं ऑटो रिन्यूअल। कि मतलब आप अगर कल को मैच्योरिटी डेट पे नहीं आते हैं या कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देते हैं तो अपने आप वो रिन्यू कर दी जाती है। तो अगर आपने वो कराया होगा तो बैंक ने अवश्य कर दिया होगा। वैसे ज्यादातर बैंक, आपको बता दूं, जब एफडी मैच्योर हो जाती है और उसको भुनाने नहीं जाता है तो ज्यादातर जो सरकारी क्षेत्र के बैंक है वो उस पर सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट देते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि एफडी की डेट निकल जाती है, वो नहीं जा पाते या भूल जाते हैं, किसी कारणवश नहीं जा पाते। तो आप अपने बैंक में जाइए और अगर नहीं भी हुआ है तो दोबारा करा दीजिए। अभी तो आपकी भूल है, अगर नहीं भी इंटरेस्ट मिला कोई बात नहीं, जब से दोबारा कराएंगे तब मिलना शुरू हो जाएगा। जी। The country's merchandise exports have reached over $380 billion so far this fiscal till March 7 and are expected to reach $410 billion in this fiscal. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said this yesterday. He was speaking at a dinner hosted in honor of his Canadian counterpart, Ms. Mary Ang. According to the minister, services exports are likely to hit a record of $240 billion in this fiscal. The minister also said that India and Canada have formally relaunched negotiations for a free trade agreement, which is officially dubbed as the Comprehensive Economic Partnership Agreement. आइए चलें मुंबई से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं रत्नाकर जी, स्वागत आपका, सवाल पूछिए। हेलो, गुड इवनिंग सर। मेरा सवाल है कि अभी 4-5 स्टेट में रिजल्ट आ गए, निवडणूक प्रक्रिया कंप्लीट हो गई, तो एक पार्टी में जो ऐसा दिखाया दिया, उनका एक मॉडल अच्छे से चल रहा है, फ्री देने का मॉडल,
इलेक्ट्रिक फ्री, पानी फ्री। तो ये फ्री मॉडल जो है वो अभी दिल्ली में सक्सेस हो गया, पंजाब में सक्सेस हो गया। तो यहाँ पर फिर निवेदन है कि ये मंच सवाल पूछने के लिए है, अर्थनीति, कारोबार या शेयर बाजार से संबंधित किसी भी मॉडल पर प्रश्न उठाना या सवाल का स्वागत हम नहीं करते। अपने अर्थ इसके लिए महत्वपूर्ण है क्या? क्योंकि टैक्स पेयर का कहना है कि उसकी वजह से टैक्स पेयर पर बर्डन आता है। तो उसके बारे में मुझे देखिए रत्नाकर जी, ये हर स्टेट जो फिस्कल पोजीशन होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है, और सभी सरकारें, ऐसा नहीं है कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी ने ऐसा किया, सभी सरकारें, जो केंद्र में सरकार है वो भी बहुत सारी चीजें, हमें कितनी सारी चीजें, अभी आपको कोरोना वैक्सीन सबको फ्री लगाई गई इतने बड़े स्केल पर। तो सभी सरकारें जब उनकी, अगर मैं साधारण भाषा में करूं, जब जेब अलाउ करती है तो सरकार तो जनता के लिए है, वो देती है बकायदा, सभी सरकारें देती हैं। किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का इसमें जिक्र करना ठीक नहीं है, क्योंकि देश भर में जितनी भी राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, सभी ये जनता के लिए है, और जब पैसा होता है वो जनता के लिए ही काम किया जाता है। वेलफेयर स्कीम भी जनता के लिए होती है, कहीं और खर्च किया जाता है वो भी जनता के लिए होता है, फ्री दिया जाता है वो भी जनता के लिए होता है। तो इसलिए ये फिस्कल पोजीशन पे स्टेट की डिपेंड करता है। जी, आशु फ्रॉम गाजियाबाद joins us now. Ashu, we welcome you. Yeah, very good evening. Good evening. The question is, could you explain more on digital currency and how it is different from cryptocurrency? And the second question is, I read somewhere that government has banned the investment in funds like Nasdaq 100 and PAN. And does it mean that I cannot invest in these through the demat account, etc. as of now? And because the government has stopped the investment into these funds? Well, Ashu, your first question, although we have spoken about this topic many a times, and I'm sure you must have missed that program. See, digital currency is an electronic form of currency where the similar notes and coins which you carry in your pocket, they are converted in the digital form, and the give and take happens in a digital form. Whereas cryptocurrency is a kind of a algorithm-based blockchain technology, thing which has been started by various startups. Some of the startups are not even known where they come from. So therefore, they are both very different. I mean, crypto is more of a speculative kind of, people have made it as an asset also. They invest there, they wait for the price to increase, although there is no intrinsic value in the cryptocurrency. Whereas digital currency is just a means of give and take. It's like a legal tender which you use for exchange of value of goods and services. And regarding, I'm not sure which ban you're talking about thing, but there are various funds in India at this point of time, Ashu, which are helping you to invest in the Dow Jones and in the international, indices. So I'm sure you can check with your consultant. Go online, you will find many options there on how to invest in an international indice through your local demat account. हमारे साथ जयपुर से फोन लाइन पर हैं जितेंद्र। स्वागत आपका जितेंद्र जी, सवाल पूछें। अभी सर कौन सा सेक्टर अभी सस्ता है सर? कौन सा सेक्टर सस्ता है? अभी तो मार्केट अभी तो जितेंद्र जी मार्केट बहुत करेक्शन हुआ है। 18,600 पर हम थे। निफ्टी का हाईएस्ट पॉइंट 18,604 मुझे याद था, वहां से हम करेक्ट होके करीब निफ्टी में नीचे आ गए हैं। बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो इस टाइम अट्रैक्टिव हो गए हैं। डिफेंस सेक्टर है, एफएमसीजी सेक्टर है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में काफी करेक्शन आई है। तो देखिए, बात सस्ते की नहीं होती है जितेंद्र जी, बात ये होती है कि आपका जो एंट्री करने का समय है वो क्या है और आप कितने ड्यूरेशन के लिए एंट्री कर रहे हैं। तो आप अच्छी कंपनी चुने, अच्छा सेक्टर। आप इस समय डिफेंस सेक्टर को कंसिडर कर सकते हैं। मैं सस्ते महंगे की बात नहीं करता। मैं जिस सेक्टर में अभी पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ आने वाले 2-3 साल में मुझे दिख रहा है, सरकारी कंपनियां बहुत सारी डिफेंस सेक्टर में है, कुछ प्राइवेट भी हैं। हम यहाँ ज्यादा नाम लेके कंपनियों का बात नहीं करते हैं, पर आप डिफेंस सेक्टर को लंबी अवधि के लिए जितेंद्र जी निवेश करें। मेरी सलाह है आप कम से कम 1 साल से 3 साल 5 साल का नजरिया रखें और अवश्य आपको उसमें जितेंद्र जी मुनाफा होगा। जी, मुंबई से हमारे साथ हैं दिगंबर। दिगंबर जी का स्वागत है, सवाल पूछें दिगंबर जी। हेलो जी, आप जुड़ चुके हैं, सवाल पूछें। नमस्ते शरद साहब। शरद आप सब लोग को नमस्कार। और शरद साहब को भी नमस्कार। वो आज सब सवाल के अच्छा आंसर देते हैं। तो मेरा 2 सवाल है जी। पहला सवाल ये है कि जो ये म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो इंट्राडे की तरह अपन ट्रेडिंग कर सकते हैं क्या? डेली इनकम कमा सकते हैं क्या उसके अंदर?
और दूसरा सवाल है कि ये जो बैंकिंग के जो बैंक्स के जो लोन्स होते हैं उनके ऊपर हर बैंक के अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, तो वो कैसे होते हैं? मतलब वो कैसे हर बैंक का एक ही रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता है, अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं। मैं पहला पूछा म्यूचुअल फंड्स का। म्यूचुअल फंड में नॉर्मली म्यूचुअल फंड में डे ट्रेडिंग तो बहुत रेयर होता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड बाय कैरेक्टर ही एक लंबी अवधि के निवेश का संसाधन है। पर हाँ, जो म्यूचुअल फंड के अगर ब्रांचेस ट्रेड किए जाते हैं स्टॉक मार्केट में, तो जो चीज ट्रेड की जाती है उसको आप जितनी बार खरीदे बेचे वो आपकी मर्जी है। पर नॉर्मली म्यूचुअल फंड को जब हम लेके चलते हैं तो हम एक लंबे नजरिए की बात करते हैं, हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। और दूसरा इन्होंने एक सवाल और पूछा था मनोज, ये दिस वाज रिगार्डिंग द बैंक लोन, डिफरेंट रेट्स। आई गॉट इट। तो बैंक के जो दिगंबर जी लोन्स होते हैं, देखिए बैंक को एक सर्टन रेट फिक्स कर दिया जाता है, इंटर बैंक रेट, जिसको आरबीआई फिक्स करता है, जिसके नीचे और जिसके ऊपर बैंक्स नहीं जा सकते। उसके बीच में बैंकों को यह आजादी होती है, जैसे अगर मिनिमम रेट थ्रेशोल्ड रेट फिक्स कर दिया गया है तो उस थ्रेशोल्ड रेट्स को आप ब्रीच नहीं कर सकते हैं, पर उसके ऊपर आजादी होती है बैंकों को। और अगर कोई भी बैंक देखिए बहुत ज्यादा अगर रेट करेगा लोन का, तो लाजमी बात है उसके पास से कस्टमर चले जाके दूसरे बैंकों के पास चले जाएंगे। तो ये तो स्वाभाविक ही है। तो इसलिए बहुत ज्यादा फर्क नहीं नजर आता है। थोड़ा बहुत आपकी बात ठीक है, कई बार 50 बेसिस पॉइंट का, 40 बेसिस पॉइंट का, कभी कभी 1% का भी फर्क नजर आता है, क्योंकि बैंकों को ये रेट निर्धारण करने में कुछ हद तक फ्रीडम दी गई है। इसलिए दिगंबर जी आपको ऐसा दिखाई देता है जी। Brent crude futures rose and ended the week at $112.67 a barrel, posting a loss of 4.8% during the week. U.S. crude futures closed the week at $109.33 a barrel, dropping 5.7% through the week. If time permits, we'll discuss this with you, Sharad. In the meantime, we are joined in by J.K. Sharma from Mumbai. We welcome you. शर्मा जी, आप जुड़ चुके हैं, सवाल पूछें। J.K. शर्मा जी, आप हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, अपना सवाल पूछिए। Okay, it seems he's not there. So what do you think, Sharad, about this drop in the prices? Is this indicating that, things may normalize soon, and that is why 4.5 and 5.7% drop in oil prices? I think, Rajesh, it is more of a technical correction, or it is driven by some very short-term factors, where UAE, I remember, said that it will probably speak to OPEC and OPEC Plus to increase the production. Also, let's not forget, Rajesh, that strategic petroleum reserves of America have been unleashed. They have been opened where America wanted to stabilize, because the inflation in America has touched 7.9%, highest in 40 years. So they were worried a lot. So they have unleashed, they have opened those strategic petroleum reserves, SPRs as they are called, which is a lot of quantity in terms of barrels. I think, to my mind, it is about 5 to 6 million barrels, which probably stabilizes. Once the supply comes, the prices stabilize. Also, every day, as far as the conflict is concerned, you keep hearing mixed news. Sometimes, yesterday we heard that probably NATO, Ukraine is coming down to terms to talk to Russia, and Russia may consider talking. So these mixed news. The sentiments keep changing. Exactly. Okay. बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से शरद जी हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। शुक्रिया, thank you. And before we close, the headlines once again. Employee Provident Fund Organization clears a cut on the interest rate on PF deposits to 8.1% for this fiscal. Country's merchandise exports hit $380 billion in March, says Commerce Minister Piyush Goyal. And falling for the first time since the beginning of conflict in Ukraine, Brent crude oil futures dropped 4.8% during the week. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra.